मित्रों, अभी अभी एक दो दिन पहले ही एक बहुचर्चित गुजराती फिल्म नायिका देवी द वॉरियर क्वीन का टीजर लॉन्च हुआ है। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत लोग नायिका देवी के विषय में पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से इन वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे देश का इतिहास लिखा है, उन्होंने हर संभव ये प्रयास किया है कि हम मुस्लिम आक्रांताओं से कब कब हारे वह तो हम सभी को याद हो जाए, लेकिन हमने कब कब उन्हें खदेड़ा उसका कोई उल्लेख ही ना मिले। तो आज इस वीडियो में हम रानी नायिका देवी के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उस वीरांगना ने महमूद गौरी को एक कुत्ते की भांति गुजरात से खदेड़ दिया था। शुरू करें उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के लिंक्स भी दिए गए हैं। आप हमारे साथ वहां भी जुड़ सकते हैं। आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि गुजरात में 9वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य तक सोलंकी राजवंश का शासन रहा। वह एक राजपूत राजवंश था जिन्हें गुजरात के चालुक्य के तौर पर भी जाना जाता है। सोलंकियों की राजधानी अनहिलवाड़ थी, जिसे वर्तमान में पाटन के नाम से भी जाना जाता है। इसी राजवंश में भीमदेव प्रथम हो गए, जिन्होंने सोमनाथ की रक्षा के लिए गजनवी की सेना के साथ युद्ध किया था। इसी वंश में राजा कर्णदेव हो गए, जिन्होंने कर्णावती नगर अर्थात आज के अहमदाबाद शहर को बसाया था। इसी वंश में सिद्धराज जयसिंह हो गए, जिनके राजकाल को गुजरात का सुवर्ण युग बताया जाता है। आगे इसी राजवंश में ईस्वी सन 1171 में अजयपाल राजा बने, जिनकी 4 वर्ष के भीतर ही उनके ही किसी परिचित ने हत्या कर दी थी। अब महाराज अजयपाल की मृत्यु के बाद उनकी एक पत्नी कर्पूर देवी सती हो गई और 10-12 वर्ष के 2 पुत्रों मूलराज द्वितीय एवं भीमदेव द्वितीय की संपूर्ण जवाबदारी महारानी नायिका देवी पर आ गई। नायिका देवी ने ऐसी विकट परिस्थिति में राज्य का संचालन अपने हाथों में लिया और मूलराज को राज्य का नया राजा घोषित किया। अब इसी समय अफगानिस्तान का महमूद गौरी घुरिद सल्तनत का सुल्तान था। उसने गुजरात के वैभव और समृद्धि के विषय में बहुत कुछ सुना हुआ था, इसीलिए वह बहुत समय से अनहिलवाड़ पर आक्रमण करने की सोच रहा था। गौरी को जैसे ही पता चला कि गुजरात की सत्ता पर तो अब एक बालक बैठा हुआ है, तो उसने पहले मुल्तान को लूटा, फिर सिंध, पंजाब और अंततः राजस्थान होते हुए गुजरात के अनहिलवाड़ यानी पाटन की ओर बढ़ा। गौरी सोच रहा था कि अब तो गुजरात उसकी मुट्ठी में होगा, लेकिन तब तक उसे नायिका देवी के विषय में पता ही नहीं था। यह नायिका देवी को समझ आ गया था कि गौरी बहुत पहले से ही सोलंकियों के कमजोर होने की राह देख रहा है और अब जब महाराज की मृत्यु हो गई है तो अवश्य ही वह पाटन पर आक्रमण करेगा। इसी के मद्देनजर नायिका देवी ने पहले से ही अपने गुप्तचरों को सतर्क कर दिया और गौरी के पल पल के समाचार प्राप्त करने लगी। दूसरी ओर उन्होंने युद्ध के लिए सेना और शस्त्र भी इकट्ठे करने शुरू कर दिए। जब उन्होंने पाया कि उनकी अश्व सेना में अश्वों की आवश्यकता है तो ईरान एवं सिंध से नए घोड़े तक मंगवा लिए। पाटन के मैदानों में सैकड़ों की संख्या में युवाओं को तीर कमान, तलवार, भाले इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाने लगा और 5000 की गज सेना को किसी भी समय कूच करने के लिए तैयार किया गया। इस प्रकार रानी नायिका देवी के प्रबंधन के कारण पाटन के बच्चे बच्चे के मन में गौरी को कुचल देने की इच्छा ने जन्म लिया। रानी ने अपनी सेना की शक्तियों को भांपते हुए गौरी की सेना को आबू की पहाड़ियों के पास ही रोक लिया और मानो साक्षात महिषासुर का खात्मा करने के लिए माँ दुर्गा निकली हो, वैसे ही अपनी सेना की कमान संभाल ली। जब पाटन वासियों को ज्ञात हुआ कि इस बार युद्ध में पाटन की सेना के आगे उनकी रानी भी रणक्षेत्र में जा रही है, तो लोगों के हर्ष एवं गर्व की तमाम सीमाएं समाप्त हो गई। कोई कूदने लगा,
कोई नाचने लगा, कोई चिल्लाने लगा, कोई हवा में अपनी पगड़ी उछालने लगा, कोई रोने लगा, कोई हंसने लगा, कोई रास्ते में ही लौटने लगा। जय महारानी, जय नायिका देवी, जय रणनेत्री, जय सोमनाथ, इन गगनभेदी उद्घोषों से पूरा पाटन गूंजने लगा। दूसरी ओर मोहम्मद गोरी सोच रहा था कि पाटन के दोनों कुमार तो अभी बच्चे ही हैं और नायिका देवी भी मूलतः तो एक महिला है, तो विजय तो हमारा ही है। विजय के बाद दोनों कुमारों को बंदी बना लूंगा और सोमनाथ को लूटकर सारा धन अफगानिस्तान पहुंचा दूंगा। लेकिन अभी तक उस मलेच्छ को ज्ञात नहीं था कि एक स्त्री 100 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाती है जब वह मां बनती है। और आज तो नायिका देवी पूरे पाटन, पूरे गुजरात, पूरे भारतवर्ष की मां बन गई थी। नायिका देवी पहले दिन से ही अटैकिंग मोड पर थी। गौरी कुछ सोचता और समझता उसके पहले ही 5000 हाथी की सेना उसके सामने आ गई। जब गौरी ने अपने सामने एक दीवार की भांति गज सेना को देखा तो परिणाम के बारे में सोचकर उसके पैर कांपने लगे। लेकिन अब तो भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ऐसे में अल्लाह अकबर बोलकर वह भी आगे बढ़ा और देखते ही देखते कयाद्रा का रण क्षेत्र सजीवन हो उठा। चीखे चिल्लाहटें सुनाई देने लगी, तलवारों की खनक गूंजने लगी, मैदान कांपने लगा। एक तरफ से अल्लाह अकबर और दूसरी तरफ से जय सोमनाथ की धारा बहने लगी। ऐसा युद्ध ना किसी ने देखा था, ना किसी ने सोचा था। मानो यह अब युद्ध नहीं, मृत्यु का महोत्सव बन चुका था। यहां हर कोई मर जाना चाहता था या मार देना चाहता था। नायिका देवी की सेना के प्रहारों से गौरी लहलुहान हो गया और एक कुत्ते की भांति मैदान से भाग गया। और ऐसा भागा कि अगले एक दशक तक लौटने की हिम्मत नहीं कर सका। नायिका देवी के संचालन में 13 वर्षीय मूलराज की सेना ने युद्ध में जो परचम लहराया, उससे पाटन सहित पूरा भारतवर्ष गदगद हो गया। युद्ध में बालक भीमदेव ने जो शौर्य दिखाया, एक समय लोगों को यम याद आ गया। दिवंगत अजयपाल के दोनों पुत्रों की बहादुरी को देखकर तभी से लोक गाथाओं में कहा जाने लगा कि गुजरात का तो एक बालक भी मुस्लिम आक्रांताओं को हराकर भगा सकता